तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एकदम डिटेल में समझने वाले कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, वो आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये समझने के पहले हम थोड़ा अपना पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के बारे में हमने थोड़ा समझा था, तो उसको थोड़ा सा ऐसे समझ जाते हैं। और आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देख लो, डिटेल में मैंने समझाया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के बारे में, तो उसको देख लो। तो हमने देखा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि बिना कोई गैमेट का, मतलब विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्मेड, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। उसी प्रोसेस को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है एक ऑर्गेनिज्म की मदद से, वो भी सेम स्पीशीज का रहता है और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आज हम देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और रिप्रोडक्शन का हमने डेफिनेशन क्या देखा था कि कोई भी एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है एक ऑर्गेनिज्म की मदद से, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो वो तो रिप्रोडक्शन आप लोग देख लो, उसको एकदम डिटेल में मैंने आपको समझाया है। वो आप लोग, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे वहाँ से देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम देखेंगे और ये हमारा थर्ड चैप्टर है और ये पार्ट 2 वीडियो है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये 3 टाइप से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में 3 टाइप से होता है। पहला है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन और तीसरा है बडिंग। बडिंग है, बडिंग फ्यूजन नहीं, बडिंग है खाली। तो बडिंग है तीसरा। तो पहले हम इसके नाम पे ध्यान देते हैं। तो इस बाइनरी फिजन का, बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी मतलब दो मिलते हैं। ये मतलब इस रिप्रोडक्शन में, बाइनरी फ्यूजन में हमें एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं और मल्टीपल फ्यूजन में मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो वैसे ही अभी हम देखेंगे, टेंशन मतलब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं बाइनरी फ्यूजन कि बाइनरी फ्यूजन क्या है। और यूनिसेलुलर, वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, और सेल, सेलुलर मतलब सेल, और ऑर्गेनिज्म मतलब एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म। ये जो अमीबा है वो सिंगल सेल वाला है, ये पैरामीशियम भी सिंगल सेल वाला है, और एक और भी है यूग्लेना, और भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जितने अभी 3 यहाँ पे है, आपके टेक्स्ट बुक में भी 3 ही है। तो वो जो 3 है वो, ये पहला है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम और तीसरा यूग्लेना का फिगर है आपके में। तो वो तीनों बाइनरी फ्यूजन करते हैं, समझे। वो तीनों बाइनरी फ्यूजन करते हैं, लेकिन वो तीनों अलग अलग टाइप से बाइनरी फ्यूजन करते हैं, वो सब अभी देखते हैं हम लोग। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक ही सेल है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं, मतलब एक सेल नहीं, बहुत सारे, हजारों करोड़ों। ऐसे हमारे ह्यूमन के सेल में, मतलब ह्यूमन के बॉडी के अंदर 40 to 50 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं अपने बॉडी के अंदर। 40 to 50 ट्रिलियन सेल्स अपने बॉडी के अंदर ह्यूमन के। तो चलो बाइनरी फ्यूजन देखते हैं। मतलब बाइनरी फ्यूजन का मतलब एक ऑर्गेनिज्म से हमें 2 ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उसको देखते हैं। प्रोकार्योट्स, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा, एंड यूकार्योटिक सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन। मतलब जो प्रोकार्योट्स रहते हैं, प्रोकार्योटिक सेल आपको पता होगा। प्रोकार्योटिक सेल का मतलब होता है ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता। प्रो का मतलब होता है ये बिफोर। प्रो का मतलब होता है बिफोर। और कार्यो का मतलब होता है, ये कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो मतलब ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता, ऐसा सेल मतलब जो प्रोकार्योटिक सेल्स रहते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही रहता है, सेल के अंदर ऐसे ही रहता है, और साइटोप्लाज्म ऐसे जेल टाइप में रहता है।
पूरा ऐसे जेल टाइप में रहता है। और जो यूकारियोटिक सेल होते हैं, यूकारियोटिक सेल का मतलब होता है, यू का मतलब होता है ट्रू और कार्यो का मतलब तो न्यूक्लियस, तो मतलब ट्रू न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है। जो यूकारियोटिक सेल रहते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियोलस भी रहता है और उसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो ये डिफरेंस है प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल। और प्रोकारियोट्स का मतलब होता है बैक्टीरिया, समझे, कि सिंगल सेल वाले। तो मतलब यूनिसेलुलर की इधर बात चल रही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ये सब। तो जो और प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट मतलब क्या, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लेना, और ये जितने भी है और भी जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है। और यूकारियोटिक सेल ऑर्गेनल्स, जो यूकारियोटिक सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये जितने भी चीज़ें मतलब अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाइनरी फ्यूजन से परफॉर्म करते हैं। मतलब ये जितने भी चीज़ें हैं कि अमीबा, पैरामीशियम और माइटोकॉन्ड्रिया, सेल माइटोकॉन्ड्रिया मतलब क्या, सेल का जो इधर साइटोप्लाज्म में एक माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से अपने आप को रिप्रोडक्शन करता है। तो बाइनरी फ्यूजन की मदद, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन की मदद से परफॉर्म करता है। फिर आगे देखते हैं, फिर हम ये भी समझेंगे, ये जो यहाँ पे फिगर है उसको भी डिटेल में समझेंगे। तो इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल। और बाइनरी फ्यूज़न मतलब बाइनरी फ्यूज़न जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल बोलते हैं या पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो भी है, वो अपने आप को डिवाइड कर देता है। जैसे जैसे माइटोसिस में नहीं होता क्या कि एक सेल रहता है वो अपने आप को डिवाइड करके दो सेल्स बनाता है, वैसे ही इसके अंदर भी होता है। बाइनरी फ्यूजन में भी ऐसे ही होता है, एक ऑर्गेनिज्म रहता है वो अपने आप को डिवाइड करके दो नए ऑर्गेनिजम्स बनाता है। और इस जो दो नए ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे उनको हम बोलेंगे डॉटर सेल्स या डॉटर ऑर्गेनिज्म, जो भी रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। फिर बाइनरी फ्यूजन ऑक्योर आइदर बाय माइटोसिस और अमाइटोसिस, वही कि माइटोसिस के जैसा ही होता है ना, कि ऐसे सेल रहेगा उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा फिर साइटोप्लाज्म और दो सेल मिल जाते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी होता है कि ये माइटोसिस की तरह ही इसके अंदर भी डिवाइडेशन होता है कि एक ऑर्गेनिज्म रहता है वो सिंगल सेल वाले रहते हैं, तो मतलब उसका सेल जो रहता है वो डिवाइड हो जाता है, जो न्यूक्लियस रहता है डिवाइड होता है और वो डिवाइड होकर दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो ये माइटोसिस की मदद से होता है या तो अमाइटोसिस की मदद से होता है। और एग्जाम्पल दिया है कि अमीबा। और हाँ वैसे तो एक और पॉइंट बता देता हूँ कि देखो सारे जो मतलब बहुत सारे प्रोटिस्ट होते, बहुत सारे प्रोटिस्ट होते, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और भी बहुत सारे हैं। तो सब के सब एक बाइनरी फ्यूजन में और भी टाइप्स आते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन में मतलब और भी टाइप्स है, तो सारे जितने भी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वो एक तरीके से डिवाइड नहीं करते हैं। मतलब जो अमीबा है वो अलग तरीके से डिवाइड करता है, वो भी बाइनरी फ्यूजन से ही करता है, लेकिन बाइनरी फ्यूजन के अंदर अलग तरीके से मतलब डिवाइड करता है, उसका अलग ही स्टाइल है। और जो पैरामीशियम रहता है वो भी अपने अलग ही मतलब तरीके से डिवाइड होता है। और जो यूग्लेना वो भी अलग तरीके से डिवाइड होता है, वो भी आगे जाके डिवाइड होकर दो ही बनाते हैं, इसलिए बाइनरी फ्यूजन में ही आते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से डिवाइड होते हैं। और वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि एग्जाम्पल है मतलब अलग अलग तरीके, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि जो अमीबा रहता है डिवाइड इन एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फ्यूजन। मतलब जो अमीबा होता है, अमीबा यहाँ पे आपको फोटो है देखो, तो जो अमीबा है वो अपने आप को कहीं से भी डिवाइड कर देता है, मतलब खाली बीच से नहीं, ऐसे टेढ़ा सीधा नहीं, ऐसे कहीं से भी वो डिवाइड कर सकता है। इसको मतलब उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है कि ये अमीबा है तो वो बीच से ही अपने आप को डिवाइड कर देगा। जैसे कि अब देखो अब ह्यूमन है, तो ह्यूमन को अगर आपको बराबर बांटना है तो उसको कैसे बांटेंगे हम लोग ऐसे बीच से बांट देंगे कि आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। लेकिन ये जो अमीबा रहता है उसका कोई शेप नहीं रहता है, जैसे पानी का कोई शेप नहीं रहता ना, पानी जहाँ रख देंगे वैसे ही शेप में आ जाता है, वैसे ही ये भी रहता है, वो पूरा ऐसे ऐसे फैला रहता है, ज़मीन पे ऐसे पूरा फैला रहता है, तो उसका कोई शेप नहीं रहता है, इस वजह से वो कहीं से भी डिवाइड हो जाता है। और कहीं से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि मतलब इसको एकदम ईजी रहता है, कहीं से भी डिवाइड हो जाए, इसको कोई रोक टोक नहीं रहता अमीबा को। और वैसे ही दूसरा दूसरा है पैरामीशियम डिवाइड बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, वेयर एज यूग्लिना बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। और मतलब देखो अमीबा जो है वो सिंपल बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता है अपने आप को। अमीबा का भी हमने देखा कि वो कहीं से भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से। और अमीबा कैसे डिवाइड होगा तो देखो
सिंपल बाइनरी फ्यूजन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डिवाइड हो जाए, पहले वो अपने आप अपना न्यूक्लियस डिवाइड करता है। देखो ऐसे न्यूक्लियस डिवाइड किया, और न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद ये साइटोप्लाज्म जैसे एकदम माइटोसिस की जैसा ही होता है ये भी, इसलिए वो इधर माइटोसिस लिखा है कि माइटोसिस की मदद से ही हो रहा है, क्योंकि वो माइटोसिस की तरह ही हो रहा है ना पूरा। तो मतलब पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, और दो नए अमीबा मिल गए ना, तो ऐसा होता है। और जो पैरामेशियम रहता है वो कैसे डिवाइड होता है, तो वो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन करता है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल आपको डिवाइड कर देता है, बीच से एकदम यहाँ से, तो वो अपने आप को एकदम ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन करता है, मतलब एकदम बीच से डिवाइड कर देता है वो अपने आप को। और ऐसे वो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन करके ही दो नए डॉटर पैरामेशियम बनाता है, मतलब दो डॉटर नए पैरामेशियम बनाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन करके। और जो यूग्लेना रहता है, जो यहाँ पे थर्ड अपना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो यूग्लेना है, वो अपने आप को लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता है, मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब बाइनरी फ्यूजन वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन की मदद से करता है। वो अपने आप को सीधा सीधा डिवाइड कर देता है, मतलब एकदम पहले अपने आप को डबल करता है, ऐसे मोटा हो जाता है, ऐसे डबल होने के बाद अपने आप को ऐसे बीच से डिवाइड कर देता है, और फिर अलग अलग हो जाते हैं और दो नए डॉटर यूग्लेना बन जाते हैं, समझे। तो बाइनरी फ्यूजन जो है वो अलग, और उसके अंदर तीन टाइप आ गए, कि पहला सिंपल बाइनरी फ्यूजन, फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, फिर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। और मतलब अलग अलग प्रोटिस्ट सब एक ही जैसे एक ही तरीके से नहीं करते, अलग अलग तरीके से करते हैं। मतलब अब अमीमा है तो वो कहीं से भी अपने आप को डिवाइड कर देता है, जो पैरामेशियम है वो अपने आप को बीच से ही डिवाइड करता है, और जो यूग्लेना है वो अपने आप को ऐसे सीधा सीधा डिवाइड कर देता है। तो सबका अलग अलग स्टाइल रहता है। फिर बाइनरी फ्यूजन इज यूजुअली परफॉर्मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल ऑफ एबडेंट फूड मटेरियल। मतलब बाइनरी फ्यूजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करेगा वैसे तो, क्योंकि नॉन लिविंग कैसे करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करेगा। कब करता है लेकिन बाइनरी फ्यूजन, वो फेवरेबल कंडीशन में करता है। मतलब फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या, मतलब जब उसके पास खाना पीना भरपूर मात्रा में रहेगा, मतलब उसको जितना चाहिए उससे, मतलब एकदम उसके पास खाना पीना एकदम एकदम मतलब एबडेंट, मतलब एकदम भरपूर मात्रा में है, कि अब उसको उसकी कमी नहीं पड़ेगी, और फेवरेबल कंडीशन में ही वो बाइनरी फ्यूजन करेगा, तब वो ऐसे डिवाइड होता है। मतलब जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उन जो ये प्रोटिस्ट है, वो तभी अपने आप को बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करते हैं जब उनके पास फेवरेबल कंडीशन रहता है, मतलब खाना पीना अच्छे से रहता है, खाना पीना अच्छे से खाते हैं उन लोग, तभी ऐसे डिवाइड कर पाते हैं, वरना उन लोग को अलग तरीके से डिवाइड होना पड़ता है। तो यहाँ पे अपना बाइनरी फ्यूजन खत्म हो गया। चलो बाइनरी फ्यूजन को एक और बार अटैक से रिवाइज कर लेते हैं। तो मतलब बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो नए ऑर्गेनिजम्स को बनाता है, और ये पूरा अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जैसा सेम रहेगा, मतलब पेरेंट अमीबा के जैसे जो डॉटर अमीबा है वो पूरे सेम रहेंगे, पूरे डिट्टो सेम कॉपी। माइटोसिस की जैसा ही है ना, जैसे माइटोसिस में जो नए डॉटर सेल्स बनते हैं वो पूरा सेम रहते हैं, वैसे इसके अंदर भी सेम रहते हैं, लेकिन ये न्यू ऑर्गेनिज्म है, नए नए बने हैं ये, मतलब ये चाइल्ड है। वैसे ये पैरामेशियम भी अपने आप को डिवाइड करता है, लेकिन ये ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन करता है, ये सिंपल बाइनरी फ्यूजन करता है, और जो अपना यूग्लेना है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन करता है। सब अलग अलग तरीके से करते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो बाइनरी फ्यूजन है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, लेकिन वो फेवरेबल कंडीशन में ही करता है, हर टाइम नहीं करता है, मतलब जब मन चाहे वो तब नहीं कर सकता, जब उसके पास फेवरेबल कंडीशन हो, मतलब उसके पास खाना पीना एकदम भरपूर मात्रा में उसके पास रहेगा, तभी वो अच्छे से कर पाता है। ये बाइनरी फ्यूजन आपको समझ आ गया होगा, कहीं नहीं समझा है तो एक दो बार और देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अब देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन से नाम से ही समझ आता है, मल्टीपल इसमें आते हैं, उसमें बाइनरी था दो आते हैं, तो इसके अंदर मल्टीपल आते हैं, मतलब एक से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो नहीं बनाता, इसमें बहुत सारे बना देता है, बहुत सारे, मतलब ऐसे 20-30 बना देता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म 20-30 ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो यहाँ पे अमीबा का है तो वो हम देखेंगे कि मल्टीपल फ्यूज़न कैसे होता है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है ये सब, मल्टीपल फ्यूज़न में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन इज परफॉर्मेड बाय अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट्स। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा, वो अमीबा जैसे जो अदर प्रोटिस्ट रहते हैं, अमीबा और अमीबा जैसे, मतलब इसके जैसे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं अमीबा जैसे,
वो ही खाली मतलब ये मल्टीपल फ्यूजन कर सकते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म, अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म और अमीबा मल्टीपल फ्यूजन कर सकते हैं। और कब करते? तो जब उनके पास खाना पीना नहीं रहता, जब उनके पास कमी हो जाती है खाने की, तब वो ऐसा करते हैं। तो वो देखते हैं, अभी समझ आएगा ये इस पॉइंट में। ये वो amoeba stop the formation of pseudopodia and thereby movement whenever there is lack of food or any other type of adverse condition। तो देखो, अमीबा, ये वाले डेफिनेशन का ये जो पॉइंट है उसका मतलब है कि जो अमीबा रहता है, ये जो अमीबा है वो अपना जो सूडोपोडिया रहता है, मतलब अमीबा का जो सूडोपोडिया रहता है उसका फॉर्मेशन स्टॉप कर देता है। सूडोपोडिया का मतलब होता है, देखो इसके नाम से ही आपको बताता हूँ कि सूडोपोडिया क्या है, समझ आ जाएगा। तो देखो, ये सूडो जो लिखा है, ये सूडो जो लिखा है उसका मतलब होता है फॉल्स, मतलब रॉन्ग या नहीं, फॉल्स। हाँ, और जो यहाँ पे पोडिया लिखा है, पोडिया का मतलब होता है लेग, पैर, लेग, लेग, मतलब पोडिया का मतलब होता है लेग, और सूडो का मतलब होता है फॉल्स। मतलब कि फॉल्स लेग, मतलब झूठा लेग या लेग नहीं है, ऐसा सूडोपोडिया का मतलब है। ये मतलब ये जो अमीबा है, अमीबा जो है, सूडोपोडिया किसको बोलते हैं? सूडोपोडिया, ये जो इसका बॉडी, जो इसके आर्म जैसे जो दिखते हैं, मतलब पैर जैसे जो दिखते हैं, पैर नहीं रहते, वो उसका बॉडी रहता है बस। वो जो सूडोपोडिया रहता है वो उसको मूवमेंट करने में मदद करता है, मतलब सूडोपोडिया की मदद से ही वो चलता फिरता है, मतलब इधर से उधर वो सूडोपोडिया की मदद से ही चलता है। और वो सूडोपोडिया जो है वो उसका बॉडी ही रहता है, लेकिन वो उसकी मदद से चलता फिरता है, इसलिए हम उसको लेग बोल सकते हैं। लेकिन वो लेग नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं सूडोपोडिया, मतलब फॉल्स लेग, झूठा लेग या लेग नहीं है, रॉन्ग लेग, ऐसा झूठा लेग। फिर और मतलब जो उसका सूडोपोडिया रहता है अमीबा का, तो उसका फॉर्मेशन स्टॉप कर देता है अमीबा, और उस वजह से वो चल फिर नहीं पाता है। और कब वो करता है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन क्यों स्टॉप करता है वो, मतलब कुछ कारण रहेगा ना कि हाँ वो क्यों स्टॉप कर दिया। तो वो अपना सूडोपोडिया का फॉर्मेशन इसलिए स्टॉप कर देता है क्योंकि उसके पास फूड जो रहता है, फूड मटेरियल वो कम हो जाता है, और या तो कोई और एडवर्स कंडीशन रहता है। एडवर्स का मतलब होता है, कोई ख़राब कंडीशन या बैड कंडीशन। तो कोई ख़राब कंडीशन के कारण या कोई उसके पास फूड मटेरियल ख़त्म हो गया है, उस कारण वो अपना सूडोपोडिया का फॉर्मेशन बंद कर देता है, कि अब वो सूडोपोडिया बनाना छोड़ देता है, और उस वजह से वो कहीं हिल डुल नहीं पाता, कि उस सूडोपोडिया की मदद से ही वो इधर उधर जाता है, वही मूवमेंट करने में मदद करता है सूडोपोडिया। और it become rounded and form protective covering around plasma membrane। Such insisted amoeba or any other protist is called, मतलब वो अपना सूडोपोडिया का फॉर्मेशन बंद कर देता है, और उस वजह से मतलब वो अपना सूडोपोडिया बनाना छोड़ देता है। उस वजह से क्या होता है, वो एकदम राउंड हो जाता है, मतलब जो अमीबा ऐसे आड़ा टेढ़ा था ना, ऐसे वाक एकदम, मतलब उसका कोई शेप नहीं था, वो एकदम राउंड हो जाता है, मतलब ऐसे पूरा ऐसे राउंड में हो जाता है। और उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है उसके अराउंड में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाता है। और वही, और वो जब कवरिंग बन जाता है, ये देखो यहाँ पे फिगर है कि देखो ये राउंड हो गया है अमीबा, और देखो अमीबा राउंड हो गया है, और इसके अराउंड में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ गई, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड में, उसके अराउंड में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ गई। इधर डार्क ब्लू में दिख रहा है ना, ये डार्क ब्लू में, ये वाला, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई है। और जब ऐसा बन जाता है तब हम बोलेंगे कि ये इंसिस्टेड अमीबा है। तब मतलब जब ये एकदम प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाएगा, एकदम राउंड हो जाएगा, सूडोपोडिया, अब इसके बाद मतलब सूडोपोडिया का फॉर्मेशन बंद हो गया है, तब हम इसे बोलेंगे इंसिस्टेड अमीबा। मतलब ऐसे इस टाइम पे हम बोलेंगे ये इंसिस्टेड अमीबा है। और जो भी कोई प्रोटिस्ट रहेगा, जो जो प्रोटिस्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे इंसिस्टेड प्रोटिस्ट, मतलब जो उसके नाम के हिसाब से। और इस सबको प्रोटिस्ट, मतलब अब सबका अलग अलग नाम है, इसका अमीबा है, फिर दूसरे का नाम दूसरा रहेगा, तो उन सबको हम एक ही ग्रुप में बोलेंगे। जैसे अब ह्यूमन बहुत सारे हैं, तो हम सबको, अब हमको नाम नहीं पता, तो हम सब क्या बोलेंगे, हाँ ये एक ह्यूमन है। वैसे ही ये सारे जो प्रोटिस्ट रहते हैं, जब वो इंसिस्टेड हो जाते हैं तब हम उन्हें बोलेंगे वो सिस्ट है,
ये अब सिस्ट है, अब ये सिस्ट बन चुके हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये अब सिस्ट है, हम इसे सिस्ट बोलेंगे। ये इंसिस्टेड अमीबा को हम लोग इंसिस्टेड अमीबा नहीं बोलेंगे, हम लोग इसे सिस्ट बोलेंगे, पेपर में आ सकता है सिस्ट। तो ये सारी चीज़ें याद रखो। और ये डेफिनेशन भी है मल्टीपल फ्यूजन का, ये जो पूरा है, ये जो पूरा है वो मल्टीपल फ्यूजन का ही है डेफिनेशन, तो ये याद रखो, देख लो। फिर मतलब अभी इंसिस्ट हो जाता है, मतलब अब ये सिस्ट हो चुका है, अब हम इन लोगों को हम इसको बोलेंगे अमीबा। अब अमीबा नहीं रहा, अब ये सिस्ट बन चुका है, समझे। और कोई भी जो ऐसा प्रोटिस्ट है जो ऐसा करता है, सिस्ट बन जाता है, तो उसको हम सिस्टी बोलेंगे, उसको सिस्ट बोल देंगे हम लोग। फिर मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्मेड बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिस्ट। और बहुत सारे न्यूक्लियाई बनने लगते हैं इस सिस्ट के अंदर, मतलब ये जो मतलब जो अमीबा का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम सिस्ट बोलेंगे। और उसके अंदर एक जो न्यूक्लिया था वो अपने आप को रिपीट करने लगता है, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनता है, 4 से 8, ऐसे रिपीट करने लगता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं इस रिपीट डिवीजन के वजह से। एक सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई बनने लगते हैं, मेनी न्यूक्लियाई बनने लगते हैं एक ही सिस्ट के अंदर। और क्यों रिपीट डिवीजन करने लगते हैं, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, फिर 4 से 8 बन गया, 8 से ऐसे बनने लगे, डबल डबल होते गए, ऐसे रिपीट डिवीजन करने लगे उन लोग। और इट इज़ फॉलोवेड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड दस मेनी अमोबुलिया आर फॉर्मेड। और उसके बाद क्या होता है, देखो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि बहुत सारे जो न्यूक्लियाई वो बन चुके। तो न्यूक्लियाई बन गए तो अब क्या करते हैं उन लोग साइटोप्लाज्मिक अब डिवीज़न करते हैं, मतलब जो साइटोप्लाज्म है अब उसका भी डिवीज़न करते हैं। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हर एक न्यूक्लियाई के पास ऐसे ऐसे दिख रहा है कि साइटोप्लाज्म भी है। तो हर एक न्यूक्लियाई को मतलब साइटोप्लाज्म मिल जाता है, तो किसकी मदद से, साइटोप्लाज्मिक, हर एक मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की मदद से हर एक न्यूक्लिया के पास एक एक साइटोप्लाज्म आ जाता है। मतलब पहले एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई थे और हर एक का डिवीजन होते गया, मतलब हर एक ऐसे डिवीजन हो गया कि एक एक न्यूक्लिया को साइटोप्लाज्म सबके पास आ गया साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की मदद से। और इसी की मदद से मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया, तब क्या होता है, तब बहुत सारे अमोबुले बन जाते हैं। मतलब अमीबा जब अमीबा के मतलब ये जो छोटे छोटे अमीबा बने हैं उनको हम अमीबुले बोलेंगे। और ये बन चुके हैं एक सिस्ट के अंदर, मतलब एक सिस्ट के अंदर बहुत सारे अमोबुले हैं। और दे रिमेन इंसिस्टेड टिल देर आर एडवर्स कंडीशन। और वो जो अमूबुले बने हैं, ये जो इसके अंदर बहुत सारे अमूबुले बने हैं, वो अभी इंसिस्टेड मतलब अभी इंसिस्टेड ही रहते हैं, मतलब अभी सिस्ट के अंदर ही रहते हैं। कब तक रहते हैं वो सिस्ट के अंदर, जब तक एडवर्स कंडीशन रहता है, जब तक ख़राब कंडीशन रहता है, जब तक मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं आता है, तब तक वो सिस्ट के अंदर ही रहते हैं। और मतलब वो तब तक सिस्ट के अंदर ही रहते हैं। सिस्ट ब्रेक ओपन ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंड मेनी अमूबुला आर रिलीज्ड। और सिस्ट ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है, कब, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तब सिस्ट ब्रेक हो जाता है और बहुत सारे जो अमूबुले थे वो रिलीज हो जाते हैं। मतलब सिंपल मतलब यही है कि अमीबा रहता है, उसके पास अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है या फिर उसका कुछ खाना पीने की प्रॉब्लम हो रही है, उसके पास खाना पीने की कमी हो गई, तब वो अपना जो सूडोपोडिया रहता है जो उसको मूवमेंट करने में मदद करता है उसका फॉर्मेशन बंद कर देता है। और उस वजह से वो एकदम गोल हो जाता है, राउंड हो जाता है और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाता है। और उस टाइम पे हम बोलेंगे कि अब ये सिस्ट बन चुका है, ये जो अमीबा था वो सिस्ट बन चुका है। और फिर क्या होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लिया रहता है वो रिपीट डिवीजन होने लगता है, एक न्यूक्लिया से 2 बनते हैं, 2 से 4 ऐसे रिपीट होने लगते हैं, बहुत सारे न्यूक्लिया बन जाते हैं। और फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो जाता है और उस वजह से बहुत सारे अमूबुले बन जाते हैं इसके अंदर। देखो अमूबुले ऐसे दिख रहे, वो अमूबुले, और फिर बहुत सारे बन जाते हैं। और वो तब तक इंसिस्टेड रहते जब तक मतलब एडवर्स कंडीशन रहता है, जब तक ख़राब कंडीशन रहता है तब तक वो इसी के अंदर रहते हैं, सिस्ट के अंदर ही रहते हैं। और जब अच्छा कंडीशन आता है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है, तब वो सिस्ट को तोड़कर बाहर निकल जाते, ब्रेक कर देते, ऐसे तोड़ देते और बहुत सारे जो अमूबुले थे वो सब के सब बाहर निकल जाते हैं और एक मतलब जैसे बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं। फिर उन लोग अमीबा की ज़िंदगी जीने लगते हैं और फिर वापस वो ग्रो होंगे और वापस से वो मल्टीपल फ्यूजन या बाइनरी जो भी करेंगे, मतलब वापस से करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे ही मतलब मल्टी फ्यूजन ऐसे होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को बनाया। देखो एक सिंगल अमीबा, एक ही अमीबा था और उसने कितने सारे अमीबा को बना दिया। तो
तो मल्टीपल फ्यूजन में ऐसा ही कि एक ऑर्गेनिज्म रहता है जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को बनाता है, और खाली अमीबा में नहीं होता। इसके जैसे जो प्रोटिस्ट होते हैं वो भी ऐसा करते हैं, इसी के जैसा करते हैं। यहाँ पे एक ही एग्जांपल दिया है। तो मल्टीपल फ्यूज़न भी आपको समझ आ गया एकदम। मैंने डिटेल में ये भी बता दिया मल्टीपल फ्यूज़न क्या होता है। तो मल्टीपल फ्यूज़न आपको समझ आ गया। तो अब देखते हैं बडिंग। तो बडिंग का मतलब क्या होता है? तो देखो, बडिंग का सिंपल मतलब बताओ, बडिंग का ही मतलब बता दो इसका मतलब बडिंग का। तो बडिंग का मतलब होता है आउट ग्रोथ होना, बाहर की तरफ आना। जैसे कि समझ लो ये कोई चीज़ है, कोई भी एक लिविंग थिंग है। तो ये मतलब ऐसे समझ लो, एक सीधा ऐसे पेड़ है मान लो। तो ये एक पेड़ है, तो इसके अंदर से एक ऐसे आउट ग्रोथ होने लगता है, ऐसे बाहर की तरफ कोई चीज़ निकलने लगती है, ऐसे उसी का बॉडी पार्ट बाहर की तरफ निकलने लगता है, वो ग्रो होने लगता है। तो उसको बोलते हैं बडिंग, समझे? इसको बोलते हैं बडिंग। बडिंग का मतलब ऐसे आउट ग्रोथ होना, बाहर की तरफ निकलना। और बडिंग की मदद से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखते हैं हम, कि बडिंग की मदद से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। Asexual reproduction occur by budding in yeast, a unicellular fungus। मतलब जो ईस्ट सेल होते, ईस्ट आपको पता होगा ना, पाव वाव में डालते ईस्ट। तो वो जो ईस्ट सेल रहते हैं वो एक यूनिसेलुलर फंगस होता है, मतलब एक सिंगल सेल वाला फंगस है वो। तो वो जो ईस्ट रहता है वो बडिंग की मदद से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मतलब बडिंग की मदद से वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और यही ईस्ट सेल, ये जो ईस्ट सेल है इसी को हम पेरेंट सेल भी बोलेंगे। पेरेंट सेल, इसको पेरेंट सेल भी बोलेंगे हम, ठीक है। तो ईस्ट सेल प्रोड्यूस टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक डिवीजन। और ये जो मतलब ईस्ट सेल रहता है, ये जो ईस्ट सेल है ये दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है, मतलब दो ऐसे डॉटर न्यूक्लियाई डिवाइड करता है और दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। दो एक मतलब एक सिस्ट के अंदर दो न्यूक्लियाई बनते हैं। ये भी सेल डिवीजन के जैसे ही है कि दो न्यूक्लिया बने फिर ऐसे डिवीजन हो गया। तो ऐसे ही इसके अंदर भी पहले दो न्यूक्लिया बनते हैं। किसकी मदद से बने? तो वो भी बडिंग की मदद से ही बने। कि बडिंग की मदद से कैसे? तो ये देखो, ये अपना ईस्ट है और इसके अंदर ये न्यूक्लिया था। तो न्यूक्लिया में आउट ग्रोथ होने लगा बाहर की तरफ, ऐसे न्यूक्लिया जो था वो थोड़ा आउट ग्रोथ बाहर की तरफ ऐसे निकलने लगा। और ये जो आउट ग्रोथ था वो और बढ़ते गया, ऐसे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और ये बाहर फिर इसके साथ अलग हो गया और दो नए न्यूक्लियाई बन गए, समझे? तो वो बडिंग की मदद से ही न्यूक्लियाई भी बना है, समझे? वो दूसरा कोई अलग से नहीं बना है। वो भी बडिंग की मदद से ही वो भी बडिंग की मदद से ही दो नए न्यूक्लियाई बने, समझे? और दिस ईस्ट सेल इज कॉल्ड एज पेरेंट सेल। और ये जो ईस्ट सेल है इसको हम पेरेंट सेल बोलेंगे, ठीक है। ये ईस्ट सेल को हम पेरेंट सेल बोलेंगे और जो इससे बनेगा उसको हम डॉटर सेल बोलेंगे। फिर अ स्मॉल ब्लज अपेयर ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट सेल। और एक छोटा सा मतलब ब्लज मतलब होता है ऐसे बाहर की तरफ से थोड़ा ऐसे निकलना। तो पेरेंट सेल जो ईस्ट सेल है उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे ब्लज निकलने लगता है, इसके सरफेस के ऊपर एक छोटा सा ब्लज निकलने लगता है, आउट ग्रोथ आने लगता है और उस पेरेंट सेल के सरफेस के ऊपर। और दिस ब्लज इज एक्चुअली अ बर्ड। और ये जो ब्लज रहता है यही बर्ड है, और इसी से मतलब एक नया ईस्ट बनेगा। तो ये जो ब्लज आ रहा है यही बर्ड है। वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियाई एंटर दिस बर्ड। और जो दो डॉटर न्यूक्लियाई रहता है, मतलब ऐसे ब्लज बन रहा है, ऐसे ब्लज बन रहा है, और जो दो डॉटर न्यूक्लियाई रहते हैं वो एक डॉटर न्यूक्लियाई ऊपर चला जाता है और एक इधर रहता है, मतलब दोनों में से कोई भी एक डॉटर न्यूक्लियाई बर्ड के अंदर चला जाता है, जो यहाँ पे बर्ड बन रहा था उसके अंदर चला जाता है। After sufficient growth, bird separate from the parent cell and start to live independently as a daughter yeast cell। और जो मतलब जो ये ईस्ट सेल मतलब एक डॉटर न्यूक्लियाई चला गया उधर, और उसके बाद जब कुछ सफिशिएंट ग्रोथ हो जाता है, मतलब जितना ज़रूरत है इस नए डॉटर ईस्ट सेल को ग्रोथ होने की, कि मतलब इतना बड़ा हो जाएगा उसके बाद ये अच्छे से जी पाएगा खुद से। तो वो जब उतना ग्रोथ हो जाता है जितना इसको चाहिए ग्रोथ, जितना मतलब जितना ये ग्रोथ हो मतलब जितना इसको चाहिए ग्रोथ उतना हो जाता है, और उसके बाद ये अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। सेपरेट मतलब क्या? अलग, ऐसे अलग अलग हो जाते हैं फिर ये।
और फिर अलग अलग होने के बाद वो अब इंडिपेंडेंटली अब जीने लगता है, मतलब आज़ादी से जिएगा। और वो कहलाएगा कि वो डॉटर ईस्ट सेल बना कहलाएगा, वो बर्ड नहीं कहलाएगा। अब हम उसको बर्ड नहीं बोल सकते, अब हम बोलेंगे वो नया डॉटर ईस्ट सेल है। और उसके बाद वापस से वो भी वही काम करेगा, वो भी फिर बर्ड बनाएगा, फिर वो भी एक नया ईस्ट सेल बनाएगा। तो वैसे ही मतलब रिप्रोडक्शन चलते रहेगा। तो मतलब सिंपल अब देखते हैं बर्डिंग का। तो देखो बर्डिंग का मतलब क्या कि एक ईस्ट सेल रहेगा, ईस्ट सेल नहीं ऐसे ही जो रहेंगे वो भी। तो बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग का मतलब ये आउट ग्रोथ होना, बाहर की तरफ निकलना। तो क्या पहले जो ब्लज आता है, इसके ऊपर एक ब्लज आता है और जो दो डॉटर न्यूक्लियर रहते हैं वो एक ब्लज में चले जाते हैं, ऐसे एक ऊपर चले, और ये बर्ड बनता है। ये बर्ड ही रहता है, ब्लज नहीं रहता है, इसको बर्ड ही बोलेंगे हम लोग। ये जो ब्लज है वो बर्ड है असली में। और जब कुछ सफिशिएंट ग्रोथ हो जाता है, ज़रूरत जितनी ज़रूरत है उतना ग्रोथ हो जाता है, तब जो डॉटर ईस्ट रहता है वो बाहर निकल जाता है, अलग हो जाता है। जो बर्ड रहता है वो सेपरेट हो जाता है पेरेंट सेल से, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली जीता है, आज़ादी से जीता है। और वो डॉटर ईस्ट सेल कहलाता है कि हाँ अब वो एक नया डॉटर ईस्ट सेल है। और फिर वो भी ग्रो होगा, वो बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद वापस से वो भी बडिंग करेगा और उससे एक और डॉटर ईस्ट सेल बनेगा। तो ऐसे ही चलते रहेगा, एक से दो बने, ऐसे ही चलते रहेगा। तो बडिंग भी आपको समझ आ गया होगा कि बडिंग क्या होता है, समझ आ गया आपको। अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो हम अपने अगले वीडियो में देखने वाले। तो उस वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलो, और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आप लोग देख सके। और उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।